हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 का बी वाला जो लेसन है द ट्रीज। इससे पहले हम जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम द ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। थिंकिंग अबाउट द पोयम का हमारा पहला प्रश्न है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टांजा थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। पहले छंद में वह कौन सी तीन वस्तुएं हैं जो वृक्ष विहीन जंगल में नहीं हो सकती। देखिए, द थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट आर सिटिंग ऑफ बर्ड्स, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड सन बर्निंग इट फीट इट द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट। वे तीन वस्तुएं जो वृक्ष विहीन जंगल में नहीं हो सकती वे हैं पक्षियों का बैठना, कीटों का छुपना और सूरज का भी घने पेड़ों की छाया में आकर पैरों के ताप को ठंडा करना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वृक्ष विहीन ही अगर कोई चीज़ है तो वो जंगल कैसे हो गया। जंगल होता है तो वहाँ पर वृक्ष तो होंगे, नहीं दो तो चार, ज़्यादा 100-200 नहीं होंगे तो दो चार तो होंगे। अब बिल्कुल वृक्ष विहीन है तो फिर हो सकता है कि कोई घास फूस के भी जंगल आते हो, मैंने तो अभी तक नहीं देखे हैं। लेकिन आप ये अपने मन से भी लिख सकते हैं कि अगर कोई वृक्ष विहीन जंगल है जहाँ पर वृक्ष नहीं है तो वहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं है तो पक्षी तो मिलेंगे ही नहीं, है ना। उसके बाद जो आप हमारे जानवर होते हैं वाइल्ड वाले वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते वहाँ, क्योंकि उनको तो बड़े और अच्छे पेड़ और घना जंगल चाहिए होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब जंगल को जंगल ही नहीं हम कह पाएंगे अगर वो वृक्ष विहीन है तो। ये भी हम लिख सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं तुमने ऐसा क्यों लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट पिक्चर डू दिस वर्ड क्रिएट इन योर माइंड। सन बरी इट फीट इन शेडो, व्हाट कुड बी पोएट मीन बाय द सन्स फीट। ये शब्द आपके दिमाग में किस प्रकार के चित्र बनाते हैं। सूरज की छाया में अपने पैरों को रखना, कवि का सूरज के पैरों से क्या अभिप्राय हो सकता है। द सन गिव्स अस हीट एंड द वर्ड सन बरी इट फीट इन शेडो क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अ hot radiating sun cooling its feel in the cool shadow of the forest trees. The sun's feet refer to its rays that reach the earth. सूर्य हमें ऊर्जा देता है। ये शब्द सूरज का छाया में अपने पैरों को रखना ये चित्रित होता है कि गर्म प्रकाशवान सूरज घने जंगलों में वृक्षों की छाया में आकर अपना ताप ठंडा करता है। सूरज के पैरों का अभिप्राय है सूरज की किरणें जो धरती पर पहुंचती है। सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये 2022 में आया हुआ है। Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? कविता में वृक्ष कहाँ हैं, उनकी जड़ें, पत्तियाँ और उनकी टहनियाँ क्या करती हैं। आंसर, इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves make efforts to move toward the glass while the small twigs get stiff with exertion. इस कविता में कवि के इस कविता में वृक्ष कवि के घर में है। उसकी जड़ें रात भर बरामदे की ज़मीन की दरार में अपने आप को अलग करने की कोशिश में लगी रहती हैं। पत्तियां खिड़की के शीशे की तरफ बढ़ने को संघर्ष करती हैं और छोटी टहनियाँ थकान में एकदम अकड़ी हुई रहती हैं। अगर किसी के भी घर में पेड़ होगा तो वो इसको आसानी से लिख सकता है। What does the poet compare their branches to? कवि उनकी टहनियों की तुलना किससे करते हैं। आंसर है, द poet compares their branches to newly discharged patients who look half dazed as they move toward the hospital doors after long illness and wait to get out of the hospital so that they can separate themselves in fresh air. कवि टहनियों की तुलना उन नए मरीजों से करती हैं जिन्हें हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली हो। वह कुछ परेशान सा अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ता सा लगता है, जिसे लंबी बीमारी के बाद अस्पताल से बाहर निकालने की तलब है, जिससे वह ताज़ी हवा में चैन की सांस ले सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट है,
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून? अच्छा, कवि चंद्रमा का वर्णन किस तरह से करती हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टांजा, जब तीसरे छंद की शुरुआत होती है, एंड इट्स एंड, और आखिरी में, इट कॉज दिस चेंज, और क्या हो, किस कारण यह बदलाव आता है? देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, जब थर्ड स्टैंजा की शुरुआत होती है, द पोएट सेज दैट होल मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई इन फ्रेश नाइट। तो कवि कहते हैं कि पूरा चंद्रमा खुले आसमान में खुशनुमा रात में चमक रहा है। हावेवर एट द एंड ऑफ द पोयम, वहीं पर जब कविता का अंत होता है, शी डिस्क्राइब्स द मून एज ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस लाइक मिरर। तो वो कहती हैं कि चांद को कांच के शीशे के टुकड़े जो सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं, उसके जैसा वो बताती हैं। द चेंज इज कॉज्ड बाय द ट्रीज that have made their way from home to outside। इस बदलाव का कारण पेड़ है जिससे उसके घर से निकलकर बाहर जाने का रास्ता बना लिया है। They have risen the block to the moon so that appeared like crown on the oak tree। और वे बड़े हो चुके हैं और उन्हें चंद्रमा को छुपा लिया है जिससे वह ऐसा लगता है उसे बलूत के पेड़ पर कोई मुकुट रखा हो। अच्छा, हम भी अगर नॉर्मली बाहर निकलें और किसी पेड़ के अंदर से चांद को देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि बहुत सारे टुकड़े हैं छोटे छोटे चमकते हुए, है ना। ये तो अब उनकी कल्पना है कवियों की कि वो इतनी अच्छी कल्पना करके हमें ये चीज़ें बताते हैं। देखिए, अगला वाला जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में आया हुआ है। तो हम देखेंगे व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। उस घर की क्या स्थिति होती है जब पेड़ घर से बाहर निकल जाते हैं। और हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। पेड़ों के जाने से घर पर क्या असर पड़ेगा। आंसर, व्हेन द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ द हाउस, द ग्लास गेट्स ब्रोकन and the wind rush to meet the trees. The poet feels that the smell of the leaves and leaches still reaches the rooms of the out ऑफ द हाउस। जब पेड़ घर से बाहर निकलते हैं तो शीशा टूट जाता है और बाहर से वायु पेड़ों से मिलने आ पहुंचती है। कवि को महसूस होता है कि पत्तियों और शैवाल की खुशबू बाहर से घर के कमरों तक पहुंचती है। अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्टर फ्रॉम द हाउस। इन द लेटर कुड it be that are often silent about important happening that are so unexpected that they are embarrasses us? Think about this again when you answer the next set of questions। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कवि ने अपने पत्रों में अपने घर के जंगलों के जाने का जिक्र नहीं किया? क्या ये हो सकता है कि हम लोग अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहते हैं जो कि इतने प्रत्याशित होते हैं कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है? जब आप अगले प्रश्नों का उत्तर दें तो इस बारे में दोबारा ज़रूर विचार कीजिएगा। अब देखो, ये भी एक बात है कि जैसे ये इतने घुमाकर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें बच्चा जो होता है वो एग्ज़ाम टाइम पर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चंस वैसे मैं सही आपको बताऊं, मतलब आपको अगर मैं कंफ्यूज ना करूं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते। इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो इतने बड़े क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हम कैसे याद करेंगे। नहीं, एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता है जो इतने घुमा फिरा कर हों। The poet does not mention the departure of the forest from the house in her letter because she is human being and she feels humans did not care for nature. She must have felt the humans would be interested in knowing about the efforts the trees are making to set themselves free. Had they cared, they would not have destroyed them. The beauty of trees can be seen and felt by the poet.
कवि ने अपने पत्रों में अपने घर से जंगलों के जाने का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वह एक मनुष्य है और उसे महसूस होता है कि मनुष्य ने प्रकृति की कभी कद्र नहीं की। उसे शायद लगा हो कि मनुष्य को ये जानने की इच्छा भी होगी कि पेड़ अपने आप को आज़ाद करने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। अगर उन्हें कद्र होती तो वे उसका विनाश न करते। वृक्षों की सुंदरता कवि द्वारा देखी और महसूस की जा सकती है। अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसा यहाँ पर लिखा है आप वैसा का वैसा ही वहाँ पर छापें। आप समझ चुके हैं कि हमसे सामने वाला जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है, तो हम इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कवि का पत्र पर ध्यान था तो हम कवि से पत्र के विषय में लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई पेड़ है और उसके बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो आप अगर उससे रिलेटेड कुछ लाइन्स यहाँ लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हाँ, कवि हमसे कैसे आज़ाद होना चाहता है, मतलब पेड़ हमसे कैसे आज़ाद होना चाहता है, तो वो हम आसानी से हमारे शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमें ये पूरा रट कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नाउ दैट यू हैव रीड द पोएम इन डिटेल वी कैन बिगन टू आस्क व्हाट द पोएम माइट मीन। हियर आर टू सजेशंस, कैन यू थिंक ऑफ अदर। आपने कविता विस्तार से पढ़ ली है, क्या हम पूछना शुरू कर सकते हैं कि कविता से क्या मतलब निकल सकता है। यहाँ 2 सुझाव दिए गए हैं, क्या आप और कुछ सोचते हैं। देखिए, फर्स्ट है डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। कंपेयर इट विथ अ टाइगर इन द जू। इन द पोएट सजेशंस इन प्लांट एंड ट्रीज यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन इन cities while forests are cut down are imprisoned and need to break out। क्या यह व्यक्ति इंसान और प्रकृति में मतभेद और संघर्ष दिखाती है। इसकी तुलना चिड़ियाघर में बाघ से कीजिए। क्या कवि के कहने का अभिप्राय है कि पेड़ पौधे शहरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि जंगल काटे जा रहे हैं, ये गैरकानूनी है और इसका अब खात्मा होना चाहिए। देखिए इसका आंसर देखिए। Answer: Yes, the poem present a conflict between man and nature. While nature is free and not bounded, man prefers to live in bounded space and always want to harm nature. He uses plants for decoration of house. Forests are cut down to make houses. Animals are put in cage. Men disturb the ecological balance in nature. These poems and a tiger in the zoo shows that plants and animals are rebelling against men and they want to break out from the human imprisonment। अब इसमें कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं कवि कि हम लोगों ने जो है जानवरों को और जंगलों को हमारी इच्छा के अनुसार यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये बहुत गलत है। जितना हम प्रकृति के साथ गलत करेंगे, प्रकृति भी हमारे साथ उतना ही गलत करेगी। देखिए, जी हाँ, यह कविता इंसान और प्रकृति के संघर्ष प्रस्तुत करती है। प्रकृति स्वच्छंद है और बंधन में नहीं रहती है जबकि मनुष्य बंधनों में ही बंधा रहता है और हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह पेड़ों को घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करता है, घर बनाने के लिए वनों को काट डालता है और जानवरों को पिंजरे में रखता है। मनुष्य प्रकृति के पारिस्थितिक संतुलन को अस्त व्यस्त कर देता है। यह कविता और चिड़ियाघर में बाघ दर्शाती है कि पेड़ और जानवर मनुष्य के प्रति विद्रोह रखते हैं और वे मनुष्यों की कैद से बाहर निकलना चाहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है। ये हमें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार हम जो है जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जानवर हैं, उनको हम कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। इसका ही सेकेंड वाला पार्ट है ऑन द अदर हैंड Adrian Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is recurrent image in her poetry. What new meaning emerged from the poem if you take it trees to be symbolic of the particular meaning? अब यहाँ पर मेटाफर शब्द का यूज़ किया गया है। मेटाफर क्या है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है ना। फिगर ऑफ स्पीच मतलब हिंदी में कहे जाए तो अलंकार है। हिंदी में अलंकार बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मानवीकरण, रूपक और
इंग्लिश में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, हाइपरबोले हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें से यहाँ पर जो है वो रूपक अलंकार का बात हुई है। देख लेते हैं हम इसका आंसर। ये सारी ग्रामेटिकली कुछ क्वेश्चंस हैं। दूसरी तरफ एड्रियन रीच पेड़ों को इंसानों का रूपक मानने के लिए जानी जाती हैं। रूपक, यह उसकी कविताओं में बारंबारता आता है। इस कविता का नया अर्थ निकल कर आता है अगर आप पेड़ों को इस विशेष अर्थ का प्रतीक माने। Answer: as the poem says, if trees are symbolic of human beings, then it could be said that humans too want to be free and run away from the busy and troublesome life they lead. They work all day and night to try to achieve more in life. Men also sometimes want to enjoy the beauty of nature and lead a peaceful life. जैसा कि कविता में दिया गया है, अगर पेड़ों को मनुष्यों का प्रतीक माने तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य भी स्वतंत्र होना चाहता है। जिस तरह की व्यस्त और मुसीबतों से भरी जिंदगी वह जीता है, उससे वह भाग जाना चाहता है। वे दिन रात जिंदगी में और ज़्यादा हासिल करने के लिए काम करते रहते हैं। मनुष्य भी कभी कभी प्रकृति की सुंदरता को निहारना चाहता है और शांति की ज़िंदगी जीना चाहता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, घूमने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं। इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखिए कि यू मे रीड द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। ये आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल, और अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस पोएम को देख सकते हैं। कंपेयर द कंट्रास्ट इट विद द पोएम यू हैव जस्ट रीड। और जो हमने अभी पढ़ी ट्री के बारे में, इस पोएम को और उस पोएम को कंपेयर करके हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको खुद आंसर राइट करके और बता दूंगी। इसके बाद जो है कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेंगे। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नाइट एंड द मून। कवि ने किस प्रकार रात और चंद्रमा का वर्णन किया है। आंसर: द नाइट इज प्लीजेंट एंड फ्रेश, द मून इज फुल एंड शाइनिंग इन द स्काई। रात सुहावनी और खुशनुमा है और चंद्रमा पूरा है और आसमान में चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर आर द पीसेस ऑफ द ब्रोकन मून शाइनिंग। चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े कहाँ पर चमक रहे हैं। आंसर है, द पीसेस ऑफ द ब्रोकन मून आर शाइनिंग ऑन द टॉप ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द टॉलेस्ट ऑक ट्री। चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े सबसे ऊंचे ओक की सबसे ऊंची टहनियों और पत्तियों पर चमक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ विस्पर्स कैन द पोएट हियर। कवि किस प्रकार की हलचल सुन सकता है। Answer: the poet can hear the voices of the tree talking to each other, arresting their rights to be free and the sound of their moving out. कवि पौधों की आवाज़ें सुन सकता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने को मुक्त करने के अधिकारों पर जोर दे रहे हैं। कवि को उनके बाहर जाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है मिसबिल द ऑटर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। और कुछ बच्चे जो हैं वो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप ऐसे गाइड में से मत पढ़ाइए। तो देखिए, अगर मैं इतना सारा क्वेश्चंस के आंसर बोर्ड पर लिखूं और फिर उसे मतलब समझाऊं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि डिजिटल बोर्ड में अभी नहीं है, तो इसीलिए मुझे इस पर से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस बुक से लेकर या फिर किसी क्वेश्चन से लेकर या फिर कोई क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया है उससे लेकर। थैंक यू सो मच।